हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हनीश ठाकुर और आप देख रहे हैं टैक्सिको। आज हम देखेंगे कि जीएसटीआर 1 कैसे प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली जीएसटीआर 1 गुड्स और सर्विस की जो भी आउटवर्ड सप्लाईज होती हैं उसकी डिटेल होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जीएसटीआर 1 हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। पहले यहाँ पे ईयर आएगा, 2026 चल रहा है तो 2026 आएगा मंथ, क्योंकि जून की रिटर्न जानी है इसलिए हम जून फाइल करेंगे। फिर आता है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर जो हम जिसकी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं वेंडर या कस्टमर की, उसका जीएसटी नंबर आएगा। जीएसटी नंबर पहले दो डिजिट स्टेट वाइज होते हैं, उसके बाद पैन नंबर होता है और बाद में 3 डिजिट कोड होते हैं। तो आपका यहाँ पे जीएसटी नंबर आ गया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लीगल नेम और ट्रेड नेम। लीगल नेम और ट्रेड नेम बेसिकली क्या है कि अगर प्रोप्राइटरशिप है तो लीगल नेम और ट्रेड नेम अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में लीगल और ट्रेड नेम दोनों सेम होता है। फिर आ जाता है पॉइंट एग्रीगेट टर्नओवर। पिछले साल की एग्रीगेट टर्नओवर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर हमें यहाँ पे फिल करनी है। सपोज कीजिए मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 3 करोड़ 5 करोड़ है, तो मैं यहाँ पे 5 करोड़ फिल कर दूंगा। और फिर पॉइंट आता है एग्रीगेट टर्नओवर अप्रैल टू जून 2017 के, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर हमारी अप्रैल से जून 2017 में कितनी थी, वो वाली टर्नओवर हमें यहाँ पे डालनी है। अब उसके बाद आ जाता है टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 कहता है कि टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाईज करी हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, उसकी डिटेल टेबल नंबर 4 में आएगी, इंक्लूडिंग यूआईएन होल्डर अदर देन सप्लाइड कवर्ड बाय टेबल 6। टेबल 6 में क्या है वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम टेबल 4 को समझते हैं कि जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाई करी हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, वो टेबल 4 में हम डिटेल फिल करते हैं। तो देखिए टेबल नंबर 4 में पॉइंट 1 आता है सप्लाईज अदर देन दोज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब रिवर्स चार्ज की ट्रांजैक्शन और ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन को छोड़कर जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम टेबल नंबर 4A में डालेंगे। टेबल नंबर 4A में वो वाली सप्लाईज आएंगी जो हम आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, लेकिन जिसमें क्या नहीं आएगा, रिवर्स चार्ज वाली एंट्रीज नहीं आएंगी और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो नहीं आएगा। उसके बाद पॉइंट आ जाता है 4B। 4B में क्या कहता है, सप्लाईज अट्रैक्ट टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, मतलब वो सप्लाईज जो हम सप्लाई करते हैं जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में रिसीविंग पार्टी को, जो रिसिपिएंट है, उसको टैक्स पे करना पड़ता है, तो वो वाला पॉइंट 4B में आएगा। यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू के बाद उसका टैक्स अमाउंट आ जाएगा, आईजीएसटी, अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी, अगर इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम 4B में फिल करेंगे। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4C। 4C में क्या कहा गया है कि सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग टीसीएस, मतलब वो सप्लाईज जो हमने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करी हैं और जिसके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे हमें उसकी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे क्या आएगा, जीएसटी ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे प्लेटफॉर्म हो गए फ्लिपकार्ट या अमेजोन, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गए, तो उसका जीएसटी नंबर आएगा, तो यहाँ पे उसकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी हमें। तो हमने देखा कि टेबल नंबर 4 में हमारी जो भी टैक्सेबल सप्लाईज हैं जो हम करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, उसकी डिटेल फिल की जाती है टेबल नंबर 4 में। अब नेक्स्ट टेबल देखते हैं। नेक्स्ट टेबल आ गया टेबल नंबर 5। अब इसमें कहा गया है कि टैक्सेबल आउटवर्ड इंटर स्टेट सप्लाईज। इंटर स्टेट सप्लाईज, इंटर स्टेट सप्लाईज मतलब विद इन स्टेट, किसको कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, मतलब वो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है
मतलब जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में इंटरस्टेट सप्लाईज को कॉलम नंबर 5 में, टेबल नंबर 5 में हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। टैक्सेबल आउटवर्ड इंटरस्टेट सप्लाईज अनरजिस्टर्ड पर्सन को वेयर द इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख रुपए, मतलब अगर इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो हम उसको टेबल नंबर 5 में दिखाएंगे, वो इंटरस्टेट होनी चाहिए और अनरजिस्टर्ड पर्सन को होनी चाहिए और उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे उसकी डिटेल आएगी टेबल नंबर 5 में। इसमें क्या आ गया, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, स्टेट क्या है, इनवॉइस नंबर आ गया, इनवॉइस डेट आ गई, इनवॉइस की वैल्यू आ गई, उसके बाद रेट आ गया, टैक्सेबल वैल्यू आ गई, टैक्सेबल वैल्यू के बाद इंटरेस्ट, इंटीग्रेटेड टैक्स, दैट इज इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब IGST, और उसके बाद सेस आ गया। तो ये हमें टेबल नंबर 5 में करना है, डिटेल फिल करनी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टेबल नंबर 5A में क्या आएगा। आउटवर्ड सप्लाईज अदर देन सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब यहाँ पे भी आउटवर्ड सप्लाईज देनी है अदर देन ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के अलावा जो भी हमने सप्लाई की है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद 5B में आएगा सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग TCS, मतलब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हमने जो भी ट्रांजैक्शन करी है जिसके ऊपर TCS एप्लीकेबल होता है उसकी ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखानी है। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं, जो सप्लाईज हमारी नॉर्मल सप्लाई हैं, जो सप्लाईज हमारी नॉर्मल सप्लाई हैं उनको अलग से दिखा रहे हैं। ये हमारी नॉर्मल सप्लाईज हो गई अदर देन ई कॉमर्स ऑपरेटर, उसको अलग से दिखा दिया टेबल नंबर 5A में, और जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रही हैं उसको दिखा दिया टेबल नंबर 5B में। तो ये सिर्फ सेग्रीगेट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन ताकि उन्हें एग्जैक्ट पता चल सके कि कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रही है। अब आता है टेबल नंबर 6। टेबल नंबर 6 में क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई एंड डीम्ड एक्सपोर्ट। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है, जीरो रेटेड सप्लाई दैट इज एक्सपोर्ट, जीरो रेटेड सप्लाई को एक्सपोर्ट कहते हैं। और डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब जो हम सप्लाईज SEZ यूनिट या SEZ डेवलपर को करते हैं उसको भी डीम्ड एक्सपोर्ट ही माना जाता है। ऐसे माना जाता है कि वो भी आउटसाइड इंडिया ही एक्सपोर्ट की गई है, चाहे वो इंडिया का पार्ट ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे टेबल नंबर 6 में हमारा जीरो रेटेड सप्लाई और डीम्ड एक्सपोर्ट आएगा। आइए देखते हैं इसमें क्या है। टेबल नंबर 6A में क्या आएगा, एक्सपोर्ट, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसकी वैल्यू आएगी, इनवॉइस नंबर आ गया, डेट आ गया, वैल्यू आ गई, शिपिंग बिल नंबर आ गया, उसकी डेट आ गई, और इंटीग्रेटेड टैक्स का रेट आ गया, टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट आ गया और सेस आ गया। तो ये चीज़ें हमें टेबल नंबर 6B में फिल करनी पड़ेंगी, 6A में। उसके बाद 6B में सप्लाईज मेड टू SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर्स, जो हमने डीम्ड एक्सपोर्ट का पॉइंट किया था ये वही है, सप्लाईज मेड टू SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर। ये डीम्ड एक्सपोर्ट में आता है तो इसलिए इसको अलग से कॉलम में डाल दिया 6B कॉलम में। उसके बाद 6C कॉलम है डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट, इसमें भी हम डिटेल डाल देंगे कि डीम्ड एक्सपोर्ट वाली जो भी डिटेल होगी, जो भी हमारी टैक्सेबल वैल्यू है, इनवॉइस नंबर है, डेट है, वैल्यू है, शिपिंग बिल नंबर, डेट, उसका IGST का रेट, टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट, ये सारा हम 6 कॉलम में फिल करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 7 में क्या दिया है, टैक्सेबल सप्लाईज नेट ऑफ डेबिट नोट, क्रेडिट नोट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सप्लाईज कवर्ड इन टेबल नंबर 5। इसका मतलब कहने का क्या है, इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो टेबल नंबर 7 टैक्सेबल सप्लाईज जो हमने की हैं नेट ऑफ डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, मतलब नेट ऑफ करके दिखाना है हमें टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो भी हमने नेट ऑफ डेबिट नोट या क्रेडिट नोट सप्लाईज की हैं अदर देन टेबल नंबर 5। टेबल नंबर 5 में क्या था, टेबल नंबर 5 में हमारी आउटवर्ड सप्लाईज थी इंटरस्टेट वाली अनरजिस्टर्ड पर्सन को। इसके अलावा अगर कोई भी हमारी ट्रांजैक्शन है, आउटवर्ड सप्लाईज है, टैक्सेबल सप्लाईज है, तो उसको नेट ऑफ करके दिखाना है डेबिट और क्रेडिट नोट के साथ में अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7A में आ जाएगा आपका, एक मिनट,
पॉइंट नंबर 7 ए में आ गया इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, ये हमारी ट्रांजैक्शन आ जाएगी। टैक्सेबल वैल्यू आ गई, IGST, CGST, SGST आ गया और सेस आ गया। उसके बाद 7A में फर्स्ट कॉलम आ गया कंसोलिडेटेड रेट वाइज आउटवर्ड सप्लाईज इंक्लूडिंग द सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग TCS। यहाँ पे कंसोलिडेटेड रेट वाइज आउटवर्ड सप्लाई दे सकती हैं, मतलब टोटल करके जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाई की है उसका टोटल करके एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस रेज कर सकते हैं, तो उसकी डिटेल आ जाएगी 7A में, पॉइंट नंबर 1। 7A में पॉइंट नंबर 2, आउट ऑफ सप्लाई मेंशन इन 7A। इसमें जो सप्लाईज हमने मेंशन की है, वैल्यू ऑफ द सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग TCS। अब यहाँ पे क्या करना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर की डिटेल देनी है। कॉलम नंबर 7A2 में हमें ई कॉमर्स ऑपरेटर की डिटेल देनी है, GST नंबर देना है, तो यहाँ पे GST नंबर उनका आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 7B आता है। 7B में क्या कहा गया है, 7B में कह रहे हैं कि इंटर स्टेट सप्लाईज वेयर द इनवॉइस वैल्यू इज अप टू 2.5 लाख रुपए। मतलब इंटर स्टेट सप्लाई जहाँ पे इनवॉइस वैल्यू हमारी 2.5 लाख रुपए तक की है, तो उसकी डिटेल डालनी है। प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब स्टेट का नाम आ जाएगा, यहाँ पे स्टेट का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद 7B2 में क्या आएगा, आउट ऑफ द सप्लाई मेंशन इन 7B सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कोई आपने सप्लाई की है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ई कॉमर्स ऑपरेटर का GST नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलम में, नेक्स्ट टेबल पे। नेक्स्ट टेबल नंबर 8 है। इसमें क्या कहा गया है, निल रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज। मतलब जो भी हमारी निल रेटेड है, निल रेटेड मतलब जो GST में टैक्सेबल तो है लेकिन उसका रेट 0 है, तो वो निल रेटेड हो गई। उसके बाद एग्जेम्प्टेड, वो GST में एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। और नॉन GST सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज मतलब नॉन GST जो GST में एप्लीकेबल ही नहीं है, वो नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज हो गई। तो इनकी डिटेल हमें यहाँ पे फिल करनी है टेबल नंबर 8 में। तो देखते हैं क्या है, निल रेटेड सप्लाईज, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज और नॉन GST सप्लाईज। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है इंटर स्टेट सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों सप्लाईज बतानी है रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, और फिर बताना है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने कितनी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई की हैं। तो इसने बाइफरकेट कर दिया 4 पॉइंट्स में कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को कितनी करी है और अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितनी करी है। ये 4 पॉइंट में इन्होंने अलग अलग बाइफरकेट कर दिया कि इनको सबकी अलग अलग डिटेल मिल सके। तो अब हमारा टेबल नंबर 8 भी हो गया है। उसके बाद आता है टेबल नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट टू द टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई डिटेल फर्निशिंग रिटर्न फॉर द अर्लियर टैक्स पीरियड इन टेबल नंबर 4, 5 एंड 6। इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जो 4, 5 और 6 में जो आपने अर्लियर टैक्स पीरियड में आपने रिटर्न फाइल करी थी, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट है तो वो आप टेबल नंबर 9 में फिल कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या कहता है। मतलब अगर आप जून की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपने अप्रैल और मई में ऑलरेडी जो रिटर्न फाइल की हुई है, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट है तो वो उसको आप टेबल नंबर 9 में अमेंडमेंट में यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, डिटेल ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा था, रिवाइज डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डेबिट नोट, क्रेडिट नोट या रिफंड वाउचर। मतलब पहले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की डिटेल देनी पड़ेगी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन सा था, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद रिवाइज डिटेल देनी पड़ेगी कि उसकी जगह पे आपने कौन सा रिवाइज डिटेल दी है, रिवाइज इनवॉइस रेज किया है या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट रेज किया है। फिर रेट आ गया, टैक्सेबल वैल्यू आ गई, अमाउंट आ गया GST का, और प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, GST नंबर आ गया, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, GST नंबर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट। मतलब ओरिजिनल के लिए भी आपको पूरी डिटेल देनी है, और जो रिवाइज डेबिट या क्रेडिट नोट दिया है उसकी भी पूरी डिटेल देनी है। रेट भी आएगा, टैक्सेबल वैल्यू भी आएगी, GST का अमाउंट भी आएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई भी आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट हैं वो टेबल नंबर 9 में फिल करनी है।
इसमें 9A में देख लेते हैं, इफ द इनवॉइस शिपिंग बिल नंबर, इफ द इनवॉइस शिपिंग बिल डिटेल फर्निश्ड अर्लियर वर्क इनकरेक्ट, अगर वो शिपिंग बिल या इनवॉइस नंबर की जो डिटेल है अगर वो इनकरेक्ट है तो यहाँ पे डिटेल देनी है। अगर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट या रिफंड वाउचर ओरिजिनल वाले कौन से थे वो यहाँ पे देनी है 9B में, और डेबिट नोट क्रेडिट नोट रिफंड वाउचर अमेंडेड देयर ऑफ, मतलब जो आपने अमेंडमेंट करी वो 9C में दे दो। तो बेसिकली बता दो कि कौन सा इनकरेक्ट था, कौन सा ओरिजिनल था डेबिट या क्रेडिट नोट, और उसके बाद आपने क्या अमेंडमेंट करी वो 9C में आप बता सकते हैं। तो ये बेसिकली टेबल अमेंडमेंट के लिए है। अब आते हैं हम टेबल नंबर 10 में। टेबल नंबर 10 क्या कहता है, अमेंडमेंट टू टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जो आपने आउटवर्ड सप्लाई करी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, लेकिन उसमें अगर कोई अमेंडमेंट है तो यहाँ पे आप इसको टेबल नंबर 10 में दिखा सकते हैं अर्लियर टैक्स पीरियड की। सेम जैसे हमने यहाँ पे टेबल नंबर 9 में किया था, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन के लिए था, और टेबल नंबर 10 में ये अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। मतलब जो डिटेल आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड में डाली थी, प्रीवियस रिटर्न्स में डाली थी अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट है तो उसको आप टेबल नंबर 10 में दिखा सकते हैं। टेबल नंबर 10 में देखते हैं क्या है। टेबल नंबर 10A क्या कहता है, इसमें कहता है इंट्रा स्टेट सप्लाईज इंक्लूडिंग द सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग TCS। यहाँ पे इसकी डिटेल देनी है। यहाँ पे मंथ आ गया कि किस मंथ से रिलेटेड है जिसको आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो मंथ भी डाल देंगे। उसके बाद आउट ऑफ सप्लाईज मेंशन इन 10A वैल्यू ऑफ द सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग TCS, मतलब जो आपने 10A में सप्लाई करी है उसमें से ई कॉमर्स ऑपरेटर की कितनी सप्लाई थी जिसके ऊपर TCS एप्लीकेबल है, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का GST नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 10B। 10B में क्या कह रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई इंक्लूडिंग द सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब जो आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी इंक्लूडिंग ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो आपने सप्लाई करी उसका प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब नेम ऑफ स्टेट आना चाहिए, तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टेट आप डाल सकते हैं। उसके बाद 10B का पॉइंट नंबर 1 आ गया, आउट ऑफ सप्लाईज मेंशन इन 10B वैल्यू ऑफ द सप्लाई मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अट्रैक्टिंग TCS, तो जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसका GST नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ये आपका टेबल नंबर 10B कंप्लीट हो चुका है। अब आता है नेक्स्ट टेबल नंबर 11। टेबल नंबर 11 में क्या कहा गया है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड या एडवांसेस एडजस्टेड इन द करंट टैक्स पीरियड, अमेंडमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड, मतलब जो आपने एडवांस रिसीव दिखाया है या एडवांस एडजस्टेड दिखाया है करंट टैक्स पीरियड में, या फिर कोई अमेंडमेंट है इंफॉर्मेशन इन द अर्लियर टैक्स पीरियड की, तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। इसको भी देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे 11A में कहा गया है कि इन्फॉर्मेशन ऑफ द करंट टैक्स पीरियड, आपको करंट टैक्स पीरियड की इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, एडवांस अमाउंट रिसीव्ड इन द टैक्स पीरियड फॉर विच द इनवॉइस हैज़ नॉट बीन इशूड, मतलब वो अमाउंट जो आपको एडवांस में रिसीव हो गया है लेकिन उसके लिए आपने अभी इनवॉइस रेज नहीं करी, तो करंट टैक्स पीरियड की अगर कोई ऐसी वैल्यू है तो यहाँ पे इसमें मेंशन हो जाएगी 11A में। उसके बाद 11A का पार्ट 1 इंट्रा स्टेट सप्लाई कौन सी है, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट, और B में आ जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई मतलब आउटसाइड द स्टेट, तो ये B में आ गया। उसके बाद 11B क्या है, एडवांस अमाउंट रिसीव्ड इन अर्लियर टैक्स पीरियड एंड एडजस्टमेंट अगेंस्ट द सप्लाई शोन इन दिस टैक्स पीरियड, मतलब इसमें क्या कहना चाह रहा है 11B में, जो आपने एडवांस प्रीवियस टैक्स पीरियड में दिखाया था, सपोज कीजिए आप जून की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपने अप्रैल में कुछ एडवांस दिखाया था, तो उस एडवांस के अगेंस्ट में अगर आपने अब कोई सप्लाई की है तो वो इस कॉलम में आ जाएगी। इस कॉलम में इंटरस्टेट सप्लाई में इंटरस्टेट की आ जाएगी, और इंट्रास्टेट की सप्लाईज में इंट्रास्टेट की आ जाएगी, और इंटरस्टेट की सप्लाई में इंटरस्टेट की आ जाएगी। तो ये भी बेसिकली एडवांस से रिलेटेड है, जो भी आपने एडवांस पहले दिखाया हुआ है कि हमें एडवांस मिला है और उसके अगेंस्ट में आप अब इनवॉइसेस रेज कर रहे हैं, तो इसकी डिटेल कॉलम नंबर 11 में आएगी। तो ये भी हमने देख लिया। अब इसमें एक देख लेते हैं, अमेंडमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन टेबल नंबर 11 इन GSTR1 स्टेटमेंट फॉर द अर्लियर टैक्स पीरियड। जो भी आपने अमेंडमेंट करनी है मंथ आ जाएगा, अमेंडमेंट रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन ये आ जाएगा और कॉलम आ जाएंगे।
तो इसमें ऐसा कोई वो चेंज नहीं है। तो बेसिकली ये 11 नंबर टेबल जो है वो अमेंडमेंट से रिलेटेड है, एडवांस के अमाउंट का जो आप इनवॉइस रेज कर रहे हैं। उसके बाद हमारा बेसिक 12 नंबर टेबल आता है, HSN समरी ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज। HSN समरी मतलब जो भी हम आउटवर्ड सप्लाई करते हैं उसकी HSN वाइज समरी भी GSTR 1 में जाती है। तो यहाँ पे आपको HSN वाइज समरी फिल करनी है आउटवर्ड सप्लाईज की। यहाँ पे क्या आ जाएगा, HSN का आ जाएगा। HSN क्या है, क्वांटिटी क्या है, वैल्यू क्या है, टैक्सेबल सप्लाईज क्या है और इसका टैक्स रेट क्या है। यहाँ पे HSN वाइज आपको फिल करना होता है। अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आपको 2 करोड़, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आपको 2 HSN फिल करने पड़ते हैं। अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 4 HSN कोड फिल करने पड़ते हैं। उसके बाद एक डिटेल आती है टेबल नंबर 13 में, डॉक्यूमेंट इशूड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। यहाँ पे बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जो भी आप आउटवर्ड सप्लाई करती हैं, मतलब जो भी आप इनवॉइस रेज करते हैं उसका डॉक्यूमेंट नंबर भी रिकॉर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई, जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई किया, सीरियल नंबर क्या था, कहाँ से लेके कहाँ तक था, फ्रॉम या टू। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर 1 से क्रिएट किया और मेरे 10 इन्वॉइसेस रेज हुए, तो मैं यहाँ पे 1 to 10 कर दूंगा, 1 to 10 कर दूंगा, यहाँ पे 1 to लेके 10 तक कर दूंगा। तो ये मेरे 10 इन्वॉइस रेज हो गए। टोटल नंबर ऑफ इन्वॉइस 10 आ गए, कैंसिल 0 है तो मेरा नेट इन्वॉइस इशू आ गया 10, तो मेरे 10 इन्वॉइस रेज हो गए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इन्वॉइस की डिटेल आती है कि कितने नंबर ऑफ इन्वॉइसेस आपने रेज करी हैं आउटवर्ड सप्लाई के लिए। इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, रिवाइज्ड इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, डिलीवरी चलान जॉब वर्क के लिए, डिलीवरी चलान सप्लाई ऑन अप्रूवल के लिए, डिलीवरी चलान इन केस ऑफ लिक्विड गैस के लिए, डिलीवरी चलान अदर देन वे ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे सारी नंबर्स आती हैं, मतलब जो जो आपने इनवॉइस रेज करी हैं उसके नंबरिंग क्या है, यहाँ पे ये सारी वो आती है, नंबरिंग आती है। तो हमारा टेबल नंबर 13 भी हो गया और यहाँ पे हमारा GSTR 1 की जो थी रिटर्न वो कंप्लीट होती है। यहाँ पे वेरिफिकेशन आ जाएगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं, नेम प्लेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी और सिग्नेचर आ जाएंगे। जो भी रिटर्न वेरीफाई करेगा उसकी डिटेल आ जाएगी। तो हमने देखा कि GSTR 1 में जो जो प्रोसेस हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है, हमने सारी पूरी करी। हमने देखा कि आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई कहाँ कहाँ से आती है, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टेबल नंबर 4 देख लिया। उसके बाद टेबल नंबर 5 में इंटरस्टेट सप्लाईज आ गई, अनरजिस्टर्ड पर्सन को हमने वो भी देख लिया कि वो कैसे करते हैं। टेबल नंबर 6 में जीरो रेटेड और डीम्ड एक्सपोर्ट वाली जो सप्लाई होती हैं हमने वो भी देख लिया। टेबल नंबर 7 में अगर कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट से रिलेटेड है तो वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। उसके बाद टेबल नंबर 8 में नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज भी देख लिया। टेबल नंबर 9 अमेंडमेंट से रिलेटेड है, टेबल नंबर 10 भी अमेंडमेंट से रिलेटेड है और टेबल नंबर 11 भी हमारा एडवांस और उससे रिलेटेड जो हमने इनवॉइस रेज करी है उससे रिलेटेड है। उसके बाद टेबल नंबर 12 आ गया HSN समरी का और टेबल नंबर 13 आ गया डॉक्यूमेंटेशन का। तो बेसिकली हमने सारे टेबल्स देख लिए हैं जो GSTR 1 फाइल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। मैं और ऐसी टैक्स और GST से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।